नमस्कार। हम हिंदी में पढ़ रहे थे पहला ही अध्याय भाषा और व्याकरण। उसमें हमने सबसे पहले सिखाया था कि भाषा किसे कहते हैं, उसके बाद लिपि, और आज हम बात करेंगे बोली। तो एक ही भाषा में कई बोलियां हो सकती हैं। ब्रज, अवधी, कुमाऊनी, मेवाड़ी सभी हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियां हैं। मतलब कि जो बोली होती है वो भाषा के अंतर्गत आती है। जैसे कि हिंदी भाषा के अंतर्गत जो आती है ब्रज, अवधी, अवध में जो बोली जाती है अवधी, और जैसे उत्तराखंड में बोली जाती है कुमाऊनी, ऐसे ही मेवाड़ी बोली हिंदी के ही अंतर्गत आती है। अब हम बात करेंगे कि बोली और भाषा में अंतर, कि बोली और भाषा में क्या क्या अंतर होते हैं, मतलब क्या क्या उनमें डिफरेंस होते हैं। तो पहला है कि भाषा जिस भूभाग में प्रचलित होती है, जैसे एक हिंदी भाषा है, ये भारत के लगभग पूरे ही भारत में प्रचलित है, और उसी भाग के एक छोटे क्षेत्र में एक विशेष ढंग से बोले जाने पर उससे बोली कहते हैं। जैसे कि हिंदी है, हमारे उत्तराखंड में भी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है, लेकिन अब हिंदी जो है, अब हिंदी तो एक भाषा हो गई, लेकिन जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली और ये जो है ये क्या है, बोलियां हैं। अब उत्तराखंड में हमारे एक लिमिट क्षेत्र में, अब जैसे कुमाऊनी है, ये सिर्फ कहाँ बोली जाती है, उत्तराखंड में। ये उत्तर प्रदेश में या फिर किसी और राज्य में नहीं बोली जाती। एक सीमित क्षेत्र में, एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाले को बोली कहते हैं, और एक बड़े क्षेत्र में बोले जाने वाले को भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा का क्षेत्र लगभग पूरा उत्तर और मध्य भारत है। मतलब हाँ, पूरा उत्तर और मध्य भारत में पूरे में हिंदी भाषा बोली जाती है। और अयोध्या में हिंदी भाषा को जिस ढंग से बोला जाता है उसे अवधी कहते हैं। यानी कि अयोध्या में भी हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन हिंदी भाषा को जिस ढंग से बोला जाता है, मतलब उसे थोड़ा सा चेंज करके एक अलग से बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं, अवधी बोली कहते हैं। तो जो बोली का क्षेत्र छोटा होता है, और जबकि उसी बोली की भाषा का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। यानी कि अपने ही उत्तराखंड का हम एग्जाम्पल लेंगे, जो कुमाऊनी है वो कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, और लेकिन जो अब ये कुमाऊनी जो है ये भी हिंदी में से ही उत्पन्न हुई है। तो जो हिंदी है उसका क्षेत्र क्या है, बड़ा है, क्योंकि वो पूरे मध्य भारत में, पूरे उत्तर भारत में बोली जाती है। थर्ड है इसमें बोली की अलग कोई लिपि नहीं होती, जबकि बोली अपनी भाषा की लिपि में ही लिखी जाती है। अब जैसे कुमाऊनी है, तो कुमाऊनी किस भाषा में आई, हिंदी भाषा में, और हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। तो बोली की अलग से कोई लिपि नहीं होती, बल्कि वो जिस भाषा के अंतर्गत आती है उसी भाषा की लिपि में ही लिखी जाती है। फोर्थ पॉइंट है बोली भाषा का एक भाग है, जबकि भाषा एक स्वतंत्र इकाई है। बोली जो है वो भाषा के अंतर्गत आती है, और जबकि भाषा जो है वो किसी के अंतर्गत नहीं आती। तो भाषा अपने आप में क्या है, स्वतंत्र इकाई है। अब हम बात करेंगे बोली की परिभाषा की। तो बोली की परिभाषा देखते हैं। थोड़े से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहते हैं। मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन सी बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है। तो जैसे कि राजस्थानी, ये क्या है, तो मतलब जैसे राजस्थान में जो बोली, अब एक भाषा जो होती है, भाषाओं के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं। तो इसके में पहली है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, और 5वीं है पहाड़ी। ये हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली 5 उपभाषाएं हैं।
जो हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं। अब उन उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियां आती हैं। तो हम बात करेंगे बोली की कि राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं। तो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत ढूढारिया, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जो किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? राजस्थान में। तो ये राजस्थान क्षेत्र में बोले जाने वाली अलग अलग बोलियां हैं, जिनका क्षेत्र सीमित है, मतलब एक छोटे क्षेत्र में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये जो बोलियां हैं वो बोली जाती हैं सिर्फ राजस्थान में। राजस्थान के अलावा ये बोलियां किसी और क्षेत्र में नहीं बोली जाती, इसीलिए इसका क्षेत्र सीमित है, छोटा है। अब हम बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की। और पश्चिमी हिंदी बोली जाती, पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है उसके अंतर्गत आती है बांगरू या हरियाणवी, कौरवी या खड़ी बोली, ब्रजभाषा या कन्नौजी और बुंदेली, जो बोली जाती हैं यूपी और हरियाणा में। तो यूपी और हरियाणा के अंतर्गत ही ये बोलियां बोली जाती हैं। और यह है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी किसके अंतर्गत आती है? हिंदी भाषा के अंतर्गत। तो हिंदी भाषा का रूप बड़ा हुआ और इन बोलियों का छोटा। अब हम बात करेंगे पूर्वी हिंदी की। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो अवधी है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? अयोध्या में। तो और इनके क्षेत्र हैं यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये इन 3 राज्यों के अंतर्गत ये बोलियां बोली जाती हैं अधिकतर मात्रा में। अब है बिहारी। तो बिहारी के अंतर्गत आती हैं भोजपुरी बोली, मगही बोली और मैथिली बोली, जो बोली जाती है बिहार और यूपी में। अब हम बात करेंगे पहाड़ी। तो पहाड़ी जो उपभाषा है उसके अंतर्गत आती है कुमाऊनी और गढ़वाली, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाती है। इसको बेटा बिहार कर लेंगे, इसकी मात्रा को यहाँ से काट देंगे। अब हम बात करेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं? तो भाषा के उन नियमों को व्याकरण कहते हैं जो भाषा के बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने को संचालित करते हैं। मतलब कुछ नियम और कानूनों के द्वारा जो संचालित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब जैसे एक लैंग्वेज है, भाषा है। अब भाषा जो है वो लिखी गई, अब लिखने और सुनने के लिए उसमें कुछ रूल बने हुए होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग अगर हम एक सेंटेंस भी बनाते हैं तो उसमें कर्ता होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, और कहाँ पर कर्ता कहाँ पर कर्म होना चाहिए, उन सभी को संचालित करने के जो नियम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्याकरण। मतलब उन जो नियम जिसके अंतर्गत आते हैं उन्हें हम व्याकरण कहते हैं। और इन नियमों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूपों में अंतर कर सकते हैं। मानक अमानक भाषा का अंतर समझ सकते हैं, मतलब कौन सी माननीय है और कौन सी अमान्य है। और मौखिक और लिखित भाषा के व्यवहार के अंतर को समझ सकते हैं और नए नए शब्दों और वाक्यों को बना सकते हैं। इन जो नियम बनाए गए हैं उनकी सहायता से हम ये निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्याकरण की परिभाषा की। तो व्याकरण की परिभाषा होती है भाषा के शुद्ध और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अब बात करेंगे व्याकरण के भेद के, काइंड ऑफ ग्रामर। तो व्याकरण के 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण विचार की। तो शब्दों की रचना वर्णों से होती है। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्णों के मिलने से शब्द निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। तो जो वर्ण विचार है, वर्ण विचारों से क्या होता है? शब्द की रचना होती है। जैसे कि अगर हमें मान लीजिए एक वर्ड लिखना है, शब्द, तो शब्द में भी श अलग वर्ण है, श अलग वर्ण है, आधा ब अलग वर्ण है और द अलग वर्ण है। मतलब ये 3 वर्णों से मिलकर एक शब्द बना है शब्द। जैसे कि रचना, तो रचना में र अलग वर्ण है, च अलग वर्ण है, न अलग वर्ण है और
ना के साथ ये जो आ की मात्रा है वो अलग स्वर है। तो इनसे, इन वर्णों से मिलकर एक अलग शब्द बना है रचना। तो जो वर्ण विचार होते हैं, वर्ण विचार में होता है कि वर्णों से मिलकर शब्दों का निर्माण होता है और उनके आकार, उच्चारण, वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है। नेक्स्ट है शब्द विचार। शब्द विचार में क्या होता है, प्रत्येक भाषा अपनी ज़रूरत के अनुसार शब्दों का निर्माण करती है और दूसरे स्रोतों से शब्दों को ग्रहण करती है। शब्दों के निर्माण, विकास, अर्थ आदि का अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है। मतलब कि जैसे कि अगर हमें इसमें होता है कि जैसे कि प्रत्येक जो भाषा है उसमें मतलब अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्द होते हैं। हिंदी के शब्द अलग हैं, अंग्रेजी के शब्द अलग हैं। जैसे कि कार्य शब्द हिंदी का है और उसका इंग्लिश शब्द हुआ वर्क। अब उसको अलग अलग शुद्ध रूप में लिखना और अलग अलग मतलब शुद्धता पर विचार किया जाता है। इसमें शब्दों की बनावट पर, शब्दों के भेदों पर विचार किया जाता है शब्द विचार के अंतर्गत। और कहाँ कौन सा शब्द अधिक उपयुक्त है उस पर इसमें विचार किया जाता है। नेक्स्ट है वाक्य विचार। प्रत्येक भाषा में वाक्य की एक निश्चित बनावट होती है। हिंदी भाषा भी इसका अपवाद नहीं है। हिंदी में सामान्य रूप से वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। जैसे कि हम पढ़ेंगे, एक सेंटेंस है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे जो मोहन है वो कर्ता किसे कहते हैं, जो किसी कार्य को करते हैं, किसी भी कर्म को करते हैं उसे कर्ता कहते हैं। और जो पुस्तक है वो क्या है, यहाँ पर कर्म है। कर्म उसे कहते हैं जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मतलब मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन भोजन खाता है और मोहन साइकिल चलाता है। तो साइकिल क्या है, कर्म, जिसके द्वारा कर्म किया जाता है उसको हम, जिसके द्वारा हाँ कर्म क्रिया की जाती है उसको कर्म कहते हैं। और पढ़ना यहाँ पर क्या है, क्रिया। पढ़ना, खाना, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जिन शब्दों के माध्यम से हमें प्रकट होता है कि कार्य हुआ है, तो उनको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ ब्रैकेट में भी दिया गया है, यहाँ मोहन करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता क्रिया है। अब हम बात करेंगे साहित्य की, कि साहित्य किसे कहते हैं। साहित्य का दूसरा अर्थ काव्य और गद्य से लिया जाता है। मतलब काव्य जिसमें कविताएं, संगीत, नृत्य, वास्तुशिल्प, इस टाइप के जो मतलब कविताएं होती हैं, जो कविताएं होती हैं और दोहे होते हैं, वो काव्य के अंतर्गत आते हैं। और गद्य के अंतर्गत कहानी, लघु कथा, उपन्यास, ये सब चीज़ें गद्य के अंतर्गत आती हैं। तो नृत्य, संगीत, नाटक, काव्य, वास्तुशिल्प, यांत्रिकी, अंतरिक्ष विज्ञान आदि ज्ञान के असंख्य क्षेत्र हैं, जो सब किसके अंतर्गत आते हैं, गद्य और काव्य के। इससे संबंधित ज्ञान का भंडार साहित्य कहलाता है। कहानी, लघु कथा, उपन्यास, नाटक, पत्र, निबंध और कविताएं साहित्य के ही रूप हैं। मतलब जो कविताएं, लेख, जितने भी सब हैं वो सब साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और इन साहित्य में भी जो यूज़ हुआ है, उन शब्दों को कैसे लिखना, सेंटेंस कैसे बनाना, और कहाँ पर कर्म का यूज़ होना, कहाँ पर कर्ता का यूज़ होना, कहाँ पर किस हलंत का, जो भी मतलब नियम हैं, उन नियमों के द्वारा जो लेख लिखे जाते हैं या दोहे लिखे जाते हैं। अब जैसे दोहे में भी अलग अलग मात्राओं का यूज़ होता है। किस दोहे, अगर जिसमें अलग अलग मात्राएं आती हैं, कौन सा सोठा कहलाता है, कौन सा दोहा कहलाता है, कौन सा चौपाई कहलाता है, इन सब का ज्ञान कौन कराता है, व्याकरण। अच्छे से पढ़ते रहें बच्चों, धन्यवाद।